वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 में। और अब ये हम लास्ट में 5 मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसमें हम पूरा जो एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चंस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट हैं आप लोगों के लिए अरेंज किए गए हैं। 20 क्वेश्चन कंटेंट के देखेंगे और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के देखेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा आपने कितना स्कोर जो है यहाँ पर किया, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको हैंड टू हैंड यहाँ पर समझाती चली जाऊंगी। इसके अलावा अगर आपको साइंस पेपर 2 के नोट्स चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स, टॉपिक सीरीज के आंसर, शॉर्ट समरी जो दी उसकी पीडीएफ, अगर ये सब आप रिवाइज कर सकते हैं, अभी भी टाइम है इजीली, तो आपको क्या करना है, सिंपली 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। और जिसमें क्या होगा, आपको जो नोट्स हैं वो सारे जो कंटेंट है पीडीएफ की फॉर्म में आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। और इसकी रिगार्डिंग आप मेरे को मेरी व्हाट्सएप 9411662115 पे मैसेज कर सकते हैं। 120 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे, आपको सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिल जाएगा, ताकि आप साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर जो है वो कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखेंगे पहला क्वेश्चन। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, किससे, विटामिन टॉपिक से। तो विटामिन से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये जो टेबल दी है, तालिका दी है, इसको हमें देखना है। यहाँ पर कुछ विटामिन के नेम है और उनसे कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो हमें यहाँ पर इस तरह से मैचिंग करनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नोट्स में आपको पूरा अच्छे से दे रखा है, तो प्लीज़ उसको देखकर ज़रूर जाएं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये जो रिकेट्स होता है ये किससे संबंधित है, ये विटामिन डी से संबंधित है। तो मुझे लगता है बच्चे यहाँ पर इजीली इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर बात हो रही है रिकेट्स के केस में विटामिन डी की। और स्कर्वी जो होता है, जो मसूड़े वगैरह आपके फूल जाते हैं, दांतों से मसूड़ों से खून निकलना, वो आपका विटामिन सी को इंडिकेट करता है। और ये विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड भी जो है यहाँ पर बोलते हैं। विटामिन B1, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो बहुत सिंपल हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो रिकेट्स आपके माइंड में रट गया विटामिन डी, और स्कर्वी आपके माइंड में रट गया विटामिन सी। लेकिन विटामिन B1 से आपका बन सकता है। तो याद रखेंगे, याद रखें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज जो विटामिन B1 से होती है, वो है बेरी। अब ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे देगा आपको, विटामिन बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिशिएंसी डिजीज बेरी। तो ये सही है या गलत है, तो उस केस में ये सही होगा। विटामिन B3, देखिए विटामिन B3 से भी एक क्वेश्चन करके बना था। तो याद रखेंगे इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज आपको याद रखनी है वो क्या है, वो प्लेग्रा है। तो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा। बेसिकली जो आपको याद रखना है यहाँ पर वो विटामिन B3 याद रखना है। अगर क्वेश्चन बन जाए, अगर सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि विटामिन B3 से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, तो आप याद रखेंगे जो प्लेग्रा है ये विटामिन B3 से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। उसके अलावा मैंने ये बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, डेफिनेटली यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा। विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, इससे नाइट ब्लाइंडनेस, जितनी भी आंखों और की समस्या है, कभी कभी स्किन की समस्या है, वो विटामिन ए से ही संबंधित होती हैं। जीरोपैथीलेमिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी विटामिन ए से ही होगा। विटामिन बी बेरी वीक मसल्स इसमें आपकी हो जाती हैं। विटामिन सी स्कर्वी, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी रिकेट्स, आयरन से अनीमिया होता है। और विटामिन B12 से भी ये होता है। और आयोडीन से क्या होता है, आपका ग्वाइटर हो जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर में, कभी कभी क्वेश्चन बनेगा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में पहले से ही होता है, तो वो विटामिन डी होता है। और सूर्य की प्रेजेंस में ये जो है एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि धूप में हमें बैठना चाहिए। अब क्वेश्चन एक बार ये भी बन जाता है कि जैसे पूछ लेगा सीमा क्या कर रही है, चावलों को लगातार धो रही है, तो बताइए कौन से विटामिन की कमी वहां पर हो गई है। तो विटामिन बी जो है वहां, उसमें अगर आप चावलों को ज़्यादा रगड़ कर धोते हैं तो वहां से विटामिन B1 जो है वो उसमें से निकल जाता है। अब आपको ये भी याद रखना है, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में, जल में घुलनशील होते हैं। जबकि विटामिन ए डी ई के जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और इसीलिए ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये आपके जो लीवर है, जो यकृत है, वहाँ पर स्टोर होते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से विटामिन जो है वो आपके लीवर, यकृत में स्टोर होते हैं, ए डी ई के। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और जब ये गर्म करते हैं तो बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो याद रखेंगे विटामिन सी को गर्म करने पर, अगर हम उसे गर्म करते हैं किसी भी फूड में, अगर विटामिन सी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिर्ची में कौन सा विटामिन होता है, उसमें भी विटामिन सी होता है। ब्लड क्लॉटिंग, ये जो हमारा रक्त का थक्का बनता है, जैसे खून निकलता है, आपके चोट लगती है तो खून रुक जाता है कुछ समय, तो जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वो किसकी वजह से होती है, वो विटामिन के की वजह से होती है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B12 में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी। तो याद रखेंगे विटामिन B12 में कौन सा, पूछा जाए कौन सा एलिमेंट होता है, तो याद रखेंगे कोबाल्ट जो है उसका संबंध किससे है, वो विटामिन B12 से ही है। और ये जो विटामिन ए और डी
हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, जो फिश का लीवर होता है उसमें ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। विटामिन B7 जिसे हम बायोटिक भी बोलते हैं, ये किसके टेस्ट में यूज़ होता है, ये जो एलिसा टेस्ट है, जो एड्स का टेस्ट होता है, उसमें विटामिन B7 जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये आया है, फ्रिक्शन वाले घर्षण वाले चैप्टर से है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 3 टाइप के घर्षण होते हैं तो उसी को हमें अरेंज करना है सही ऑर्डर में, और मुझे लगता है बच्चे अपने आंसर पर आ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा। देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में। जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा, तो उस केस में जो आप धक्का लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए, तो उस समय कौन सा घर्षण बल कार्य कर रहा है, वो स्टैटिक होता है। और वहाँ पर फ्रिक्शन घर्षण सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से क्या कर रहे हैं, जो बॉक्स है, जो बॉक्स वहाँ पर रखा है वो आप हिला नहीं पा रहे। समझ लो आपको अगर चलने में दिक्कत हो रही है, किसी चीज़ को अपनी जगह से हटाने में दिक्कत हो रही है, खोलने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब वहाँ पर घर्षण फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है। तो स्टैटिक में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद किस में आता है, स्लाइडिंग में, और सबसे कम जो घर्षण होता है वो रोलिंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट्स में इसके बारे में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है ताकि मैं इजीली इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर हमें बताना है चूज दी इनकरेक्ट सेट फ्रॉम द फ्लोइंग। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है सही नहीं है, बस यही माइंड में याद रखना है। ये गलती इवन मुझसे भी कभी कभी हो जाती है कि हमें इनकरेक्ट ना दिखकर हमारे माइंड को पता नहीं क्या अपने आप से ये दिख जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सही स्टेटमेंट मान के कर आएंगे और ऑप्शन जो है वहाँ पर गलत कर आएंगे, और फिर घर आकर जो है उनको दुख होता है कि हमने आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, देखिए 2 तरह की जड़ें होती हैं। सिंपल सी बात जो आपको याद रखनी है, 2 तरह की जड़ें होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट जो होती हैं जिसमें मेन जड़ होती हैं, बाकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, जैसे आपकी गाजर, मूली, शलगम, इन सब में कैसी रूट होती है, टैप रूट होती है। मूसला जड़ें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। जब भी अगर मूसला जड़ें होंगी तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, वो याद रखेंगे, जाली का रूपी पत्तियां वहां पर होती हैं। जाली का रूपी का मतलब होगा, आपने पत्तियों को देखा होगा, उनमें इस तरह से धारियां, इस तरह से स्पाइडर की तरह जाल दिखेगा आपको, तो वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। जाली रूपी शिरा विन्यास हमें देखने को मिलता है किसमें, जहां पर जड़ें कैसी होती हैं, टैप रूट होती हैं, मूसलाधार जड़ें होती हैं। तो ये जो हिबिस्कस जो गुड़हल का पौधा होता है, आप उसकी पत्तियां देखेंगे तो बिल्कुल उसमें रेटिकुलेट वेनेशन, जाली का रूपी शिरा विन्यास तो होता है, लेकिन जहां रेटिकुलेट होता है वहां पर जो जड़ होती हैं, आपको मैंने बता दिया, वो झड़का जड़ें नहीं होती, वो हमेशा टैप रूट होती हैं। तो ये तो हो गया गलत, ए हमारा गलत है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन कौन से गलत हैं। रोज़ की बात करें तो गुलाब की आप पत्तियां देखेंगे तो उसमें जाली का रूपी जो है बनी होती हैं, और जहां जाली का रूपी होगी वहां टैप रूट होगी, तो बी तो हमारा सही है। तो सही तो हो गया बी। अब मैं बैम्बू की बात करूं तो आप स्पेशली याद रखेंगे, क्वेश्चन खाली सिंगल ये भी बना है कि बांस में किस तरह की जड़ें होती हैं और किस तरह का उसका विन्यास होता है। तो बांस में जो पत्तियां होती हैं उनमें आप देखेंगे सीधी सीधी लाइनें देखने को मिलती हैं। जैसे आप केले के पत्ते को देखेंगे तो उसमें आपको सीधी सीधी लाइनें जो है देखने को मिलती हैं, तो वो पैरेलल वेनेशन होता है, समांतर शिरा विन्यास वहां पर देखने को मिलता है। और जहां पैरेलल वेनेशन होगा वहां हमेशा जो जड़ें होती हैं, वो जो रूट्स होती हैं, वो हमेशा फाइब्रस होती हैं, गुच्छेदार जड़ें होती हैं। जैसे आप घास के पौधे को उखाड़ेंगे तो उसमें गुच्छा सा निकलता है जड़ों का, वो कहलाता है आपका फाइब्रस रूट, झड़का जड़ें। तो यहाँ पर सी भी सही है, बी और सी मेरे यहाँ पर पूरी तरह से सही है, लेकिन क्वेश्चन में सही वाला नहीं पूछा। अगर ये आपसे सही वाला पूछता तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर होता, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो डेफिनेटली मेरा ए और डी जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि जब भी बात हो रही है पैडी की, धान की बात हो रही है, तो धान में जो वेनेशन होता है आपको याद रखना होगा, वो हमेशा कैसा होता है, वो पैरेलल वेनेशन होता है। आप देखेंगे धान के पौधे की पत्ती को देखेंगे तो उसमें सीधी सीधी लाइनें खिंची हुई मिलेंगी। और यहाँ पर वैसे भी मैंने आपको समझा दिया है, जब भी रेटिकुलेट होता है तो वहाँ पर टैप रूट आती है, ना कि फाइब्रस रूट। तो यहाँ पर पैडी में जो जड़ें होती हैं वो फाइब्रस रूट होती हैं, झड़का जड़ें होती हैं, लेकिन जो वेनेशन होता है, जो शिरा विन्यास होता है, वो जाली रूपी नहीं होता, वो समांतर होता है। इस वजह से डी भी गलत है। तो मेरे ए और डी यहाँ पर गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसकी कैसी शेप है, इस शेप लाइक अ फ्लैटेंड जे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपके क्वेश्चनों से ही आगे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका आकार चपटा जे जैसा होता है, तो वो आपको याद रखना है, वो होता है आपका स्टमक, अमाशय। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर बात हो रही है अमाशय की, आपके स्टमक की, और ये हमारे आहार नाल का, एलिमेंट्री कनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा भी होता है। तो
ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है स्टमक की। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। ये जो स्टमक होता है एक मोटी भित्ति की थैली होती है, इसका आकार चपटा जे जैसा होता है। तो कभी भी पूछ लिया आपसे कि जे जैसा चपटा आकार किसका होता है, तो आपको याद रखना होगा वो स्टमक का होता है। और इसमें जो क्या होता है, खाना कहाँ से जाता है, फूड पाइप से हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लास्ट में वो है खाना जो है वहाँ पर चला जाता है। रिसीव फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। और ये क्या सीक्रेट करता है, हमारा जो स्टमक होता है हम पढ़ते हैं, ये सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा। और याद रखेंगे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कई जीवाणुओं को मारने में मदद भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन बना है, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को लेकर आपसे पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूरी तरह से सही है। धातु जो होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और वहाँ पर जो मेटल का सॉल्ट होता है वो वहाँ पर फॉर्म होता है। और जो गैस निकलती है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉप ध्वनि के साथ, वो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल जो सामान्यतः धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है। मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यही बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। हम पढ़ते हैं जो धात्विक के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ना होकर कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, निम्न में से किसका एक भोजन परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है फूड प्रिजर्वेटिव को लेकर, तो हम नोट्स में आप पढ़ेंगे, मैंने लिख रखा है कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव है। तो सोडियम बेंजोएट के बारे में हम पढ़ते हैं। आप अपने जो चेहरे पर क्रीम्स वगैरह लगाते हैं उनमें भी आप देखेंगे तो पीछे आपको देखने को मिलेगा, उनमें भी सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम सोर्बेट भी होता है। ये सोडियम सोर्बेट नहीं, पोटाशियम सोर्बेट जो है वो भी देखने को मिलता है जो क्रीम्स वगैरह होती हैं। तो ये सब क्या है, ये परिरक्षक हैं जो लंबे समय तक क्या है प्रोडक्ट को चलने देते हैं। तो सोडियम बेंजोएट यहाँ पर आ जाएगा। सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी जो है ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, ये नमक है, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ये पिकल में जो डलते हैं, विनेगर हो गया, आपका सिरका हो गया, ये तेल हो गया, ये सब क्या है, ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह ही यूज़ होते हैं जो खाने को लंबे समय तक चलाते हैं। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर कोई भी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर कोई भी फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये एक बेस है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रवि क्रॉप और खरीफ क्रॉप से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप इन इंडिया, भारत में फसल की विविधता के बावजूद फसलों के 2 बड़े स्वरूप की पहचान की जाती है। जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं, देखिए नवंबर के टाइम में जो बोई जाती हैं वो कौन सी फसलें होती हैं, वो आपकी होती हैं रवि की फसलें। तो यहाँ पर रवि की फसल की बात हो रही है। ये क्या होता है, मिड नवंबर में उगाई जाती हैं और अप्रैल मई के टाइम में इनको काट लिया जाता है। और इसके 2 एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर पूछे गए थे। तो इसके 2 एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो हो जाएगा वीट और मस्टर्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैं यहाँ पर जाऊंगी रवि, गेहूं और सरसों। इसके अलावा आप ये याद रखेंगे कौन कौन सी रवि की फसलें होती हैं और कौन कौन सी खरीफ की फसलें होती हैं, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो यहाँ कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है, उनके जो पृथक्करण सेपरेशन की विधि है उनसे हमें मैच करना है। सॉ डस्ट एंड वाटर, देखिए बुरादा है और उसको जल से, जैसे चौक का पाउडर है उसको जल से अलग करना है, तो उसमें हम फिल्ट्रेशन मेथड जो है, छानना विधि जो है उसके द्वारा ये कर सकते हैं। तो ए का मैच 3rd से होगा जो कि हमें 1st और 4th ऑप्शन में देखने को मिलता है। आयोडीन और सैंड मैंने आपको बहुत बार बताया, ये सब्लिमेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चे यहाँ पर आंसर पर पहुँच गए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सॉल्ट और वाटर को इवेपोरेशन से और क्रीम फ्रॉम गर्ड जो होता है अपकेंद्रन, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, आपने देखा होगा गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें जो क्रीम है वो साइड में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें जो आपका सॉलिड होता है डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता। इसके और एग्जाम्पल होते हैं कैम्फर, कैम्फर माने कपूर, ये जो कपूर होता है जब आपको जलाते हैं तो ये सीधा गैस में बदल जाता है। तो ये सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100% एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से डिजीज किस किस से होती हैं। ये क्वेश्चन 100% बनना है, तो इसको ज़रूर देख कर जाना है। मैंने पूरा नोट्स में लिख रखा है, तो पूरा उसको अच्छे से रख लीजिएगा कि कौन कौन सी डिजीज़ किस किस से होती हैं, क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब यहाँ पर तो आंसर टिक करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, वो आपको प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरल डिजीज होती है, क्योंकि आपने देखा होगा चेचक जो विषाणु से, इसकी कोई दवाई नहीं होती। तो बी का मिलान सेकंड से होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होगा, मेरा आंसर होगा। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ही होता है। टाइफाइड हो गया, लेप्रेसी हो गया, जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रेसी जो होता है याद रखेंगे, वो भी किससे होता है, बैक्टीरिया से ही होता है। कॉलेरा जो होता है वो विवियो कॉलोनी नामक बैक्टीरिया से जो है वो कॉलेरा होता है, हैजा होता है। तो ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। रिंग वॉर्म जो है, जो आपका दांत वगैरह निकल जाते हैं, ये फफूंद जो है, फंगाई जो होता है, उससे होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो सही है। मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल, बिल्कुल गलत है। देखिए मक्खन का पिघलना, मक्खन सिंपल अपनी अवस्था बदल रहा है। पहले वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो पिघल के लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो जब ऐसे सिर्फ सिंपल उसकी स्टेट बदलती है तो वो हमेशा फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये तो हो गया हमारा गलत। रिवर्सिबल तो है, इसको बदला तो जा सकता है, फिर से फ्रीज में रख देंगे, फिर से ये सॉलिड बन जाएगा। रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, लेकिन ये रासायनिक नहीं है। तो ये हो गया गलत। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, ये भी गलत है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी का जो क्रिस्टलीकरण होता है, एनसीईआरटी में नोट्स में भी दे रखा है, ये फिजिकल चेंज होता है। ये भौतिक परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल यहाँ पर ये गलत लिखा है। तो ए और बी तो मेरे पूरी तरह से गलत हैं। तो सभी बच्चों अपने आंसर पर आ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओनली सी, वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज। आयोडीन का जो वाष्पीकरण हो गया है, ये क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, फिर से एक ऐसी अवस्था बनाई जाएगी तो फिर से हमें आयोडीन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। जब भी अवस्था बदल रही है तो वो फिजिकल चेंज होगा, लेकिन जब एक नया सब्सटेंस बनता है तो वहाँ आपका केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मोशन और टाइम वाले चैप्टर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ को लेकर मल्टीपल टाइम्स आपके क्वेश्चंस बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा यहाँ पर जो है आपका सीधी रेखा आरेख नहीं है, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मैंने बताया भी है, समझाया भी है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम में एक तो एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है आपका पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। किसी समान त्वरित का दूरी समय आरेख जो होता है वो हमेशा पैराबोला होता है। कैसे, इस तरह से, ये पैराबोला हो गया। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। स्ट्रेट लाइन दो कंडीशन में बन सकती है। देखिए डिस्टेंस टाइम का अगर ग्राफ है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक इस तरह वाली हो सकती है और एक स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है। तो ये यहाँ पर बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस में हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब डिस्टेंस टाइम में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब यहीं पर है ऑब्जेक्ट, वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो मतलब अगर यहाँ पर रखा है तो वो टाइम के साथ यहीं पर है, तो यहाँ पर इस तरह वाली पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है वो मिल जाती है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस केस में भी स्ट्रेट लाइन जो है इसी तरह वाली मिलेगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब 10 किलोमीटर प्रति आवर से अगर कोई कार चल रही है तो वो 10 से ही चल रही है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फिर से आपकी पैरेलल वाली स्ट्रेट लाइन बन जाती है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वेग समान आरेख में समान त्वरण है, तो उस केस में इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनती है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी, वो भी क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। जैसे शुरू में 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, तो 5-5 का अंतर आ रहा है। तो ये 5-5 का अंतर ही क्या है, ये एक्सीलरेशन है, त्वरण है। तो ये कांस्टेंट है। तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से कांस्टेंट बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का हमें जो ग्राफ है वो देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस में स्ट्रेट लाइन होगा, फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वहाँ पर पैराबोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर कुछ ऑर्गन दिए हैं, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शंस हैं उनसे हमें यहाँ पर उनके मिलान जो है वो करना है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जो माउथ होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो भोजन में स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, शकरा में, शुगर में जो है वो कन्वर्ट, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो माउथ का फंक्शन तो ये होगा, एक ही मैचिंग फोर्स से होगी जो कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में मिलती है। स्टमक क्या करता है यहाँ पर हमें देखना है, और लीवर जो है उससे मैच देख सकते हैं। लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस जो है वो सिक्रेट करता है, जो
फैट के डाइजेशन में मदद करता है और ये टेम्परेरी के लिए गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये सब हमने पढ़ रखा है। तो सी की मैचिंग यहाँ पर किससे होगी, सेकंड से होगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में तो नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर आंसर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक सीरीज कराई थी तब बताए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जो भी आपका जो आपने खाना लिया अमीनो एसिड में बदल गया, जो फैटी एसिड था वो आपका है ना फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल में बदल गया, और ये जो आपका शुगर है वो ग्लूकोज में बदल गई। तो ये सारी चीज़ें बाद में क्या होती हैं, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होती हैं वो मदद कराती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर हमारा जो ई की मिलान है वो हो जाएगी ये थर्ड से। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि डाइजेशन तो कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से भी वाटर और सम सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन बना है। ओविपोरस जो अंड प्रजनन पशु होते हैं, और दूसरा होता है वीवीपोरस जिसे हम जरायुंज बोलते हैं, वीवीपोरस। देखिए अंड जो अंडे देते हैं, वीवीपोरस जो बच्चे देते हैं। जैसे फीमेल है वो वीवीपोरस है, लेकिन अगर मैं मुर्गी की बात करूं तो वो अंडे देती है तो वो ओविपोरस है। सिंपल याद रखना है, ओविपोरस अंड प्रजनन जो अंडे देती हैं। अब देखिए यहाँ पर रैट जो है, चूहा है, वो अंडे नहीं देता, वो अपने बच्चों को जन्म देता है, तो यहाँ से ये हट जाएगा। सेम ऐसी कंगारू आप देखते हैं, उसके आगे की थैली होती है, उसमें वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो वीवीपोरस होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, वो आपके ओविपोरस होते हैं, अंड प्रजनन होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी रैट दे रखा है, तो ये सारे ऑप्शन हटेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम जाएंगे मेंढक, स्नेक और हैन। सर्प जो होते हैं, स्नेक में कुछ जो है वीवीपोरस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली स्नेक को हम ओविपोरस की कैटेगरी में ही रखेंगे। मुर्गी वगैरह, मेंढक वगैरह, ये सब क्या है, ये आपके ओविपोरस हैं, अंडे देते हैं। तो अंड प्रजनन जो होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंतु से जो आपका कपड़ा बनता है, यहाँ पर कुछ मेथड दिए हैं जिनका हमें अरेंजमेंट करना है। गिनिंग, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, जिसे हम ओटाई भी बोलते हैं। गिनिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड। आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ए का थर्ड हमें देखना है। अब दो ऑप्शन में ए का थर्ड दे रखा है, बी का फोर्थ जो है इन दोनों में ही दे रखा है। तो अब हम चलिए, बी का फोर्थ तो हमें क्लियर हो गया। स्पिनिंग क्या है, मेकिंग यार्न इनटू यार्न फ्रॉम फाइबर। देखिए पहले होता है फाइबर। फाइबर जो आपका कच्चा रॉ मटेरियल है, जो हमें प्लांट एनिमल से मिल रहा है। जैसे जो शीप है, उससे अगर हमें वूल मिल रही है, तो जो शीप से हमें मटेरियल शुरू में प्राप्त हुआ वो क्या है, वो फाइबर है। फिर उससे क्या बनता है, यान बनता है, तागा बनता है, और उस यान से बाद में जाके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। तो ये जो कच्चा रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है, ये हमारा फाइबर होता है, ठीक है। और इस फाइबर से जब हम यान बनाते हैं, तंतु तागा बनाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा स्पिनिंग कहलाता है। हिंदी में भी लिखा है, ये हमारा कैताई कहलाता है, रेशों से धागे बनाना। और ओटाई क्या होता है, कपास के बीजों से रेशों को अलग करना। तो याद रखेंगे, कपास के बीजों से जब हम कॉटन को अलग करते हैं, वो हमारी ओटाई कहलाती है, गेनिंग कहलाती है। साफ साफ एनसीईआरटी में दे रखा है। ए बी हमें क्लियर है, ए का जो है थर्ड है, बी का जो है फोर्थ है। चलिए अब हम बुनाई और बिनाई में अंतर देखेंगे। बुनाई को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बुनाई को बोलते हैं निटिंग। देखिए जो निटिंग होती है उसमें क्या होता है, आपका जो सिंगल यान है, वो मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यान। जब हम फैब्रिक जो कपड़ा बना रहे हैं वो सिंगल यान से बना रहे हैं, तो वो आपका निटिंग है। लेकिन वीविंग में क्या होता है, अरेंजिंग टू सेट ऑफ यान टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। जब हम दो सेट ऑफ यान, तंतुओं को इकट्ठा करते हैं और फैब्रिक उससे फिर कपड़ा बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका वीविंग होता है। तो डी का मिलान फर्स्ट से होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। याद रखेंगे, बिनाई क्या होता है, धागों के दो समुच्चों को साथ व्यवस्थित करके जब हम कपड़ा बुनते हैं तो वो आपका बिनाई होता है। लेकिन जो निटिंग है, बुनाई है, वो क्या होता है, एक धागे से कपड़े का एक टुकड़ा बनाना। जब हम एक ही धागे से कपड़े का एक टुकड़ा बनाते हैं तो वो आपका बुनाई होता है, वो आपका निटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चलिए बताइए यहाँ क्या आंसर होगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, जो नर होता है उसका युग्मक क्या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्पर्म होगा। फीमेल गैमेट जो होता है, मादा का जो युग्मक होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ओवम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या फॉर्म होता है, वहाँ पर फॉर्म होता है आपका जाइगोट। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। देखिए स्पर्म, ओवम, तो यहाँ पर फिर आएगा जाइगोट। तो याद रखेंगे, ये तीनों के तीनों ही सिंगल
सिंगल सेल ही होते हैं, चाहे स्पर्म हो, चाहे ओवम हो, चाहे जायगोट हो। याद रखेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से भी जो जायगोट वहाँ पर बना, जो यहाँ पर आपका युग्मनज बना, वो भी सिंगल सेल ही होता है। अब बाद में ये जो जायगोट बना है, अब ये जायगोट क्या करता है, फीमेल की जो फेलोपाइन ट्यूब है उससे होता हुआ गुजरता है, वहाँ पर ये बॉल ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है, ये फिर टिश्यू में बदलता है और बाद में ये ऑर्गन में बदल जाता है और फीमेल के गर्भाशय में जाके वहाँ चिपक जाता है बॉडी से और वहाँ पर ये ग्रोथ जो है करता रहता है। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये फिर आपका एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है ये कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे और मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने इसको सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है डेंसिटी के बेसिस पर। देखिए जिसकी डेंसिटी, दो ऑब्जेक्ट हैं D1 और D2 डेंसिटी, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाता है और जिसकी डेंसिटी हल्की होगी पानी से वो पानी में तैरेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर डेंसिटी दी है 3 चीज़ों की, ये हिंदी में है इस तरह से, ताज़े जल का घनत्व दे रखा है, सूरजमुखी के तेल का घनत्व और अल्कोहल का घनत्व, और उसके बेसिस पर हमें बताने हैं यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए वीडियो को पोज करके आप देखिए, बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट होंगे वो ए और बी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर सही स्टेटमेंट होंगे, सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। देखिए अब पानी जो है उसकी डेंसिटी 1 है, सनफ्लावर की जो डेंसिटी है वो 0.92 है और अल्कोहल की जो डेंसिटी है वो 0.8 है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट जो अल्कोहल में तैर रहा है, अल्कोहल मतलब 0.8 से कम डेंसिटी है उसकी, मैंने मान लिया उसकी डेंसिटी है 0.7, तो जब वो अल्कोहल में तैर रहा है तो सीधी सी बात है वो सनफ्लावर के ऑयल में भी तैरेगा। क्यों? क्योंकि अब भी डेंसिटी उसकी 0.7 है। जो जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी में तैरेगा, जिसका घनत्व कम है दूसरे से वो पानी, वो मतलब उसमें तैरेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर जब इसका घनत्व इससे भी कम है तो इससे तो कम है ही, तो ये इसमें भी तैरेगा। ए पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से सही है। एक ऑब्जेक्ट जो सनफ्लावर के ऑयल में तैर रहा है, मतलब तैर रहा है, इट मीन्स क्या है, वहाँ पर उसकी जो डेंसिटी, उसका जो घनत्व है वो 0.92 से भी कम है। तो वो जब सीधी सी बात है सनफ्लावर के ऑयल में तैरेगा तो सीधी सी बात है क्या वो फ्रेश वाटर में भी तैरेगा। देखिए अब जब उसका घनत्व है वो 0.92 से कम है तो सीधी सी बात है पानी जो है उसकी डेंसिटी 1 है, तो 1 से तो वो कम ही रहेगा। जब वो 0.9 से भी कम है तो सीधी सी बात है वो पानी में भी तैरेगा। अब सी के केस में देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो पानी में तैर रहा है, पानी की डेंसिटी 1 है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है वो हो सकता है 0.95 हो, तब भी वो तैरेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है पानी से, तो वो पानी में तैर रहा है। लेकिन श्योरली दैट विल फ्लोट इन अल्कोहल, वो अल्कोहल में भी तैरेगा नहीं। अब देखिए 0.95 है, अब इसकी अल्कोहल की डेंसिटी घनत्व जो है वो 0.8 है, तो यहाँ पर तो इसका घनत्व कम हो गया ना, और जो ऑब्जेक्ट डाला गया है उसका घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो डूब जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये बात गलत हो गई कि जो पानी में तैर रहा है डेफिनेटली वो अल्कोहल में भी फ्लोट करेगा, अल्कोहल में भी तैरेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो सी यहाँ पर गलत है, ए और बी मेरे यहाँ पर सही है। साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेटली आपको एक एग्जाम में 100% साउंड चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साउंड की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये वैक्यूम में जो है वहाँ पर जो है साउंड ट्रैवल नहीं करती। कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा में आपको याद रखनी है। अब आपको पता है साउंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो सॉलिड में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आपको कहते हैं कि अगर आप ट्रेन के दूर से ट्रेन आ रही है उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, अगर आप अपने कान को उसकी पटरी पर लगा लेंगे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा एज एयर हवा से, क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड में जल्दी जल्दी जाते हैं, वो उसको जल्दी से ट्रैवल करा लेते हैं। साउंड क्योंकि एक वेव है, एक तरंग है, तो जल्दी से ट्रैवल कर जाती है पास पार्टिकल की वजह से। तो साउंड सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, तो मतलब सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर आपकी वायु में। अब यहाँ पर 3 तरह से साउंड जा रही है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ साउंड में क्या, जो ध्वनि की गति है उसका क्या क्रम होगा। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। जब साउंड जाती है पानी से किस में, आयरन में। देखिए लिक्विड से किस में जा रही है, आपकी सॉलिड में जा रही है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, तो सीधी सी बात है जब साउंड ज़्यादा की तरफ में जा रही है तो उसकी जो साउंड की ध्वनि है वो बढ़ जाएगी, तो शुरू में इंक्रीज होगी। आयरन रॉड से निकलकर फिर वो हवा में जा रही है, तो अब जब सॉलिड से गैस में जा रही है तो सीधी सी बात है साउंड जो है वो घटेगी, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर एयर से फिर वो पानी में जा रही है साउंड, तो फिर वो मतलब ज़्यादा में जा रही है, तो फिर वहाँ फिर से साउंड बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बना है। फ्यूज वायर, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, और ये क्वेश्चन वहीं से है।
फ्यूज़ वायर जो होते हैं, ये फ्यूज़ तार जो होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि करंट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज़्यादा करंट अगर जाता है तो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए फ्यूज़ वायर होते हैं, ताकि जब मैक्सिमम करंट जाए तो फ्यूज़ वायर क्या करे, उसे ब्रेक कर दे इलेक्ट्रिसिटी को, और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट वगैरह जो है वो ना हो। तो ये जो फ्यूज़ वायर होते हैं जनरली किसके बने होते हैं, एक तो पहली बात आपको याद रखना है, ये लेड और टिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये लेड और टिन के जो हैं बने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये आसानी से पिघल कर क्या हो जाए, टूट जाए। तो इनका जो गलनांक है वो निम्न होता है, और इनकी जो करंट को रोकने की क्षमता होती है, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता होती है, वो उच्च होती है। तो यहाँ पर किस मटेरियल की बात हो रही है, बी मटेरियल की बात हो रही है, उसे ही हम फ्यूज़ वायर में यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लेड और टिन की बात हो रही होगी किसी ना किसी की, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, और इनकी जो रेजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता होती है वो काफ़ी उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एक क्वेश्चन न्यूमेरिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, एवरेज स्पीड, जो डिस्टेंस वाला चैप्टर है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक कार मूव करती है स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर, देन 45 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट आवर। मतलब एक कार है जो जा रही है, शुरू के आधे घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से जा रही है, और बाद में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है, चाल है, उससे जा रही है। तो हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है कार का, जो कुल दूरी है वो बतानी है। अब देखिए, एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, और शुरू में आधा घंटा वो चली है, तो सीधी सी बात है शुरू में कितना गई, 30 किलोमीटर गई होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है कि 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, और वो आधा घंटा चली है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर गई है। सेम ऐसे ही यहाँ पर स्पीड फिर बाद के आधे घंटे में वो 45 किलोमीटर पर आवर से गई है, मतलब एक घंटे में 45 का हम यहाँ पर आधा करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22.5। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि शुरू के आधे घंटे में कार जो है वो 30 किलोमीटर चली, बाद में 22.5 चली, और पॉइंट वाला आंसर एकमात्र ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, जो कि कंटेंट का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है अर्थक्वेक के बारे में, वो हमें बताना है। अर्थक्वेक जनरली टेंड टू अकर इन फॉल्ट जोन। जब नोट्स देखेंगे, नोट्स की सेकंड पीडीएफ में सबसे लास्ट में दे रखा है, तो उन पॉइंट्सों को अच्छे से देखकर चले जाइएगा। भूकंप सामान्यतः भ्रंश मंडलों में आते हैं, बिल्कुल जो फॉल्ट जोन, इन्हें हम सिस्मिक जोन भी बोलते हैं। ये जहाँ पर क्रैक्स आने के, जो प्लेट्स के पास वाले एरिया होते हैं, तो वो एरिया क्या कहलाते हैं, वो आपके फोल्ड जोन होते हैं, और यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात सही है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, गलत। द एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। बिल्कुल, भूकंपों की जो ऊर्जा है वो रिएक्टर मापनी पे मापी जाती है, ये बात भी सही है। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो भू पर पट्टी की उथल पुथल के कारण जो है वो भूकंप जो है उत्पन्न होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो जो इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक यूजिंग सिस्मोग्राफ। देखिए, सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये जो सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होती है, देखिए जब अर्थक्वेक आता है तो वेव प्रोड्यूस होती है, इन वेव को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव। तो इन सिस्मिक वेव को इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक, जो इन सिस्मिक वेव को मेजर करता है वो आपका सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। तो इससे हम प्रेडिक्ट नहीं करते अर्थक्वेक को पहले, तो ये यहाँ पर गलत है। और वैसे भी हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको अगर प्रेडिक्ट कर लेंगे तो हम प्रिकॉशन है। आपने देखा होगा ये जो बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं ये अचानक से आ जाती हैं, कुछ हद तक इनको हम पहचान पाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपदाएं जब भी बहुत बड़ी आपदाएं आती है ना, इनके बारे में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और स्पेशली यहाँ पर लिखा है कि सिस्मोग्राफ से हम ऐसा करते हैं, जबकि सिस्मोग्राफ क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मिक वेव को मेजर करता है अर्थक्वेक को, तो ये प्रिडिक्ट कराने में मदद नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने सारे कंटेंट के क्वेश्चन देखे। चलिए अब हम पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखते हैं, और बताइएगा आपकी 30 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। बहुत से बच्चे अब जुड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैम हमें चैनल का पता ही नहीं था, तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो चलिए बताइए, आप वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर देखिए और फिर देखिए कि मैम ने क्या बताया है। अ टीचर शुड टीच द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी
बिगिनिंग एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट नो नथिंग, बिल्कुल ऐसा सोच के नहीं पढ़ाना चाहिए टीचर को तो, और ये सोचना चाहिए कि बच्चे को हमें ऐसे पढ़ाना है टॉपिक को कि जो उसका वर्तमान ज्ञान है, जो उसको नॉलेज है, उससे चीज़ों को रिलेट करते हुए हमें बच्चे को जो नया टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वहाँ तक लेकर जाना है। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो ऐसा तो गलत है। स्टूडेंट इंट्यूटिव आइडियाज़ आर ऑलवेज मिसकंसेप्शन, जो विद्यार्थियों का जो अंतर्ज्ञान है, उनके जो विचार हैं वो हमेशा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, ये बात भी गलत है। देखिए बच्चे क्या सोच रहे हैं, जो अपने विचार वो प्रकट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा गलत ही सोच रहे हैं, कभी कभी उनके आइडियाज़ जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव होते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है आपके इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर बताने हैं, बताइए क्या सही है। कौन सा बैक्स एक्सप्लेन करता है मीनिंग किसको, एनवायरमेंटल वैलिडिटी को, पर्यावरणीय वैधता। जब हम पर्यावरण से रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ाएंगे तो वही तो पर्यावरण वैधता है साइंस करिकुलम में। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैव टू बी लिंक टू द लर्नर लोकल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक संपत्तियों को शिक्षार्थियों के स्थानिक और सर्वत्रित पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। यही यहाँ पर है कि हम जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उनको लिंक कर रहे हैं टू लर्नर, जो उसके आसपास का लोकल और ग्लोबल एनवायरनमेंट है उनसे रिलेट करते हुए, अगर हम वातावरण से रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो वही क्या है, एनवायरमेंटल वैलिडिटी है साइंस कैरिकुलम में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। अ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू कैरी आउट अ वाटर ऑडिट ऑफ देयर हाउस होल्ड। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को अपने घरों का जल अंकेक्षण करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिदिन जल की मात्रा जो है वो हमें याद करने की कितना पानी जो है आप पूरे दिन में स्पेंड करते हैं। देन ही टेल देम टू डिपिक्ट द रिजल्ट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट पिक्टोरियल फॉर्म। तो जो उनका रिजल्ट निकल कर आया उनको उपयुक्त चित्रण के रूप में विस्तृत करें। जब भी ग्राफ पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और याद रखें जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइंस में कम्युनिकेटिंग जो स्किल होता है, संप्रेषण करना जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप माइंड में रख लीजिएगा। तो कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पर असेस हो रहा है टास्क के, तो वो संप्रेषण होगा, कम्युनिकेटिंग होगा। देखिए प्रिडिक्टिंग क्या होता है, जब कार्य करने से पहले कुछ सोचते हैं। देखिए यहाँ पर टीचर ने कुछ भी ऐसा सोचने करने, बस यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि एक्टिव अपने घर में जाएँ, आप देखें आप कितना पानी जो है स्पेंड कर रहे हैं और फिर उसको एक क्या है पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को बच्चे को क्या करें, आप जोड़ रहे हैं चीज़ों से, तो बच्चा वहाँ पर लिंक हो रहा है। जब भी जोड़ने की बात आ जाती है ना, लिंक की बात आ जाती है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आ जाता है, कम्युनिकेटिंग स्किल जो है वो वहाँ पर आ जाता है। पिक्चर वगैरह उन्हें डिज़ाइन में बताना वो भी याद रखेंगे, हमेशा कम्युनिकेटिंग स्किल को दिखा रहा है। क्वेश्चन आंसर तो यहाँ कुछ हुए नहीं है, परिकल्पना यहाँ बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूडो साइंस और साइंस में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पर उसका सही व्याख्यान जो है वो बतानी है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सूडो साइंस क्या होती है, जैसे ये जो आपकी होती है ना एस्ट्रोनॉमी जो होती है, जैसे आपका ज्योतिष की होती है जिसमें आपका हाथ वाथ देख के बताते हैं, आपके भविष्य को बता देते हैं, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये सूडो साइंस है। तो साइंस और सूडो साइंस में क्या अंतर है, ये जो सूडो साइंटिफिक थ्योरीज आती हैं ये जो फॉर्मुलेटेड होती हैं इन अ मैनर दैट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। जैसे आपका जुडिशियल साइन है, आपको बता दिया कि आप जो कर्क रेखा है, तो मतलब इनको लेकर कोई टेस्ट, जो इनकी इनकरेक्टनेस है इनको लेकर कोई जांच नहीं होती, ये जो आपकी ज्योतिष की होती है, तो यही इनमें एक डिफरेंस होता है। जबकि साइंस में जब हम पढ़ते हैं उसमें तो चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन होती है बार बार चीज़ों की, तब जाकर कोई लॉ बनता है, तो वहाँ पर रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटेशन होती है साइंस में। जबकि सूडो साइंस क्या होती है, वो इस तरह से फॉर्मुलेटेड होती है, इस तरह से प्रतिपादित किए जाते हैं कि जो उनकी असत्यता होती है उनकी जाँच नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मेन डिफरेंस दिखाता है साइंस और सूडो साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बताइए चलिए क्या आंसर होगा। अ क्लास 6 टीचर वाइल टीचिंग द टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर टीचर पढ़ा रही है कि कौन से असंपर्क बल हैं। आपको पता है असंपर्क बल कौन से होते हैं, जिनमें 2 बल बिना संपर्क में आए चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गई, आयरन का पीस दूर रखा है मैग्नेट से फिर भी वो फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ये क्या है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो टीचर ये पढ़ा रही है explain electrostatic force by first introducing the concept of electrostatic charge, electrostatic field, electrostatic potential. Which of the following curriculum validities is being violated in this case? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मुझे पढ़ाना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और मैं बच्चों को बहुत हाई लेवल चीज़ें बताने लगी। वहाँ पर आप देखेंगे जब एनसीईआरटी में हम कहीं भी नहीं पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, क्लास 10th में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो टीचर ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताने लगी। तो
हमें यहाँ पर बताना है कि टीचर जो है कौन सी वैधता का उल्लंघन कर रही है। तो यहाँ पर टीचर जो है वो कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक वैधता है, कॉग्निटिव वैलिडिटी है, उसका उल्लंघन कर रही है। क्योंकि कॉग्निटिव वैलिडिटी संज्ञानात्मक वैधता मैंने आपको बताई है साइंस में क्या होती है, जहाँ पर हम बच्चों को उसकी आयु के अनुसार ही चीज़ें समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें क्लास 6 में बच्चों को पढ़ा रहे तो हम उसे क्लास 8 के टॉपिक जो है वो समझाने शुरू कर दें। तो यहाँ पर जो वायलेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक वैधता का वायलेशन होता है। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस यही है कि बच्चों को उसकी आयु के अनुरूप ही चीज़ों को बताना। तो कौन सी वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, यहाँ पर बताइए क्या जो है मैचिंग यहाँ पर सही होगी। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में देख लेंगे। देखिए ऑब्जर्विंग क्या है, जो देख रहे हैं वो ऑब्जर्विंग है। अब देखिए ऑब्जर्विंग की मैचिंग यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए कम्युनिकेटिंग मैंने आपको बताया, जब भी ग्राफ और टेबल डिस्प्लेइंग, जैसे वहाँ पर था पिक्टोरियल फॉर्म में अपने रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो जब भी ग्राफ टेबल्स वगैरह में रिजल्ट को डिस्प्ले करा जाएगा, याद रखेंगे वो हमेशा कम्युनिकेटिव को बताएंगे। तो डी की मैचिंग सेकंड से होगी, जो कि एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही देखने को मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर हो जाएगा। डिजाइनिंग क्या है, देखिए फंक्शनल मॉडल, डिजाइनिंग क्या, मॉडल वगैरह बनाना, तो वो डिजाइनिंग में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्विंग क्या है, ऑब्जर्विंग हो गई आपकी आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एक बड़ा पौधा है, एक छोटा पौधा है, अलग अलग पौधे हैं, आप उनके जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप देख कर ही तो बता रहे हैं, तो देखना क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो डी ए का मिलान किससे होगा, फोर्स से होगा, कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो दो अलग अलग वस्तु हैं उनको देखकर हम उनमें जो डिफरेंस है वो हम बता रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन है, देख कर ही तो बता रहे हैं। तो ए का मिलान फोर्स से हो गया। हाइपोथेसिंग परिकल्पना क्या होगा, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ सम प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, है ना। हम अटेम्प्ट करें, कोशिश कर रहे हैं बताने की, है ना, अपने सोच के दिमाग से, तो वो यहाँ पर हाइपोथेसिंग हो जाएगा। प्रिडिक्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिंग और प्रिडिक्टिंग में क्या फर्क होता है। हाइपोथेसिंग परिकल्पना जो जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके बीच में जो हम सोच रहे होते हैं, तो वो परिकल्पना है, वो हाइपोथेसिंग है, लेकिन हाइपोथेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है, और मुझे लगता है अब आपको क्लियर भी होगा, पहले भी हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पर 7th में जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑब्जर्विंग। देखिए ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को देखना और बताना, वो ऑब्जर्विंग होता है। अब जैसे देखिए आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्विंग अवलोकन करना क्या होगा, विभिन्न वस्तुओं के बीच समानताओं को पहचानना। जैसे दो पेड़ हैं, दो पेड़ में क्या क्या समानताएं हैं वो हम देख कर क्या हो रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो ऑब्जर्व भी तो करा हमने, देखा और फिर हमने उनकी जो समानताएं हैं वो बता दी हैं, तो वो हो गया अवलोकन करना। तो ए का मिलान फोर्थ से होगा। अब परिकल्पना और अनुमान में क्या अंतर होता है, देखिए परिकल्पना जो हाइपोथेसिंग होती है वो एक्टिविटी के बीच में होती है, परिकल्पना वो हो गई। और अनुमान क्या होता है, जैसे एक्टिविटी हमने शुरू नहीं करी, उससे पहले ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छा इस एक्टिविटी से ऐसा आ सकता है, तो वो अनुमान होता है। तो परिकल्पना करना क्या होगा, अवलोकनों के कुछ नियमों या संप्रत्यों में समझने का प्रयास जो है वो आपका परिकल्पना हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का मिलान जो है वो आपका फर्स्ट से होगा। और अनुमान करना जो होगा वो फिफ्थ से होगा। प्रतिमानों का उपयोग कर अज्ञात स्थितियों तक क्या कर रहे हैं हम, वहीवेश करना, है ना, जो स्थिति अभी पता ही नहीं है उनके बारे में सोचना, वो क्या है, अनुमान। और जबकि परिकल्पना क्या, जो हम बीच में कर रहे हैं वो परिकल्पना है। तो ये डिफरेंस है हाइपोथेसिंग और प्रेडिक्टिंग में। तो प्रेडिक्टिंग में क्या होगा, यूजिंग अ पैटर्न टू एक्सट्रापोलेट टू अनफैमिलियर सिचुएशन, जो चीज़ें पता नहीं है, अभी हमने करा नहीं है चीज़ें लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं, तो वो प्रेडिक्टिंग है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कम्युनिकेटिंग की जब भी बात होगी वहाँ पर हमारा ग्राफ टेबल, मैंने आपको बता दिया, जब भी आप किसी चीज़ को ग्राफ टेबल में बता रहे हैं वो कम्युनिकेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और डिजाइनिंग तो आपको पता ही है, मॉडल वगैरह में बताना, है ना, कार्यपरक निर्देशन बनाना, वो आपका क्या होगा, आपका अभिकल्पना करना होगा, वो आपका डिजाइनिंग में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट इन साइंस, विज्ञान में शिक्षार्थियों की रुचि का आकलन करने हेतु निम्न में से क्या एक उपयुक्त सूचक है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। मुझे ये जानना है कि बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेट एन अवेयरनेस अबाउट द कॉन्टेम्प्रेरी रिसर्च ट्रेंड, जो अभी हाल फिलहाल में टॉपिक चल रहे हैं, अगर मैं उसमें क्या कर रही हूँ, एक बच्चों को अवेयरनेस चलवा रही हूँ, है ना, और बच्चे उसमें बता रहे हैं कि ऐसे चल रहा है आजकल साइंस में, ये हो रहा है, तो हमें वहाँ से पता चल जाए। कुछ बच्चे जो है उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है बच्चे के इंटरेस्ट का आकलन जो है वो वहाँ पर कर पाएंगे। समकालीन अनुसंधान विचारधारा के विषय में बोध प्रदर्शित करना, वहाँ पर जब वो जो आजकल रिसेंट में जो चीज़ें चल
हैं उनके बारे में अगर वो बता रही हैं, जो बच्चा अच्छे से बताएगा, इंटरेस्ट ले लेके बताएगा, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि उसको विज्ञान में इंटरेस्ट है या नहीं, और वहाँ से हम उसका असेसमेंट जो आकलन है वो भी कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉग्निटिव वैलिडिटी, फिर से वही क्वेश्चन बन गया। कॉग्निटिव वैलिडिटी वाला जो आपका संज्ञानात्मक वैधता है उसका क्या अर्थ है उच्च प्राथमिक स्तर पर, अपर प्राइमरी स्टेट में। तो उसका अर्थ सिंपल यही होता है कि हम क्या करेंगे, जो करिकुलम है उसको बच्चे की आयु के अनुरूप ही रखेंगे। बी एज अप्रोप्रिएट, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए जो कॉग्निटिव वैलिडिटी है। जैसे वहाँ पर किसका वायलेशन हो रहा था, वहाँ पर कॉग्निटिव वैलिडिटी का वायलेशन हो रहा था क्योंकि टीचर हायर लेवल पढ़ा रहा था, तो वो एज अप्रोप्रिएट ही वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, वही कॉग्निटिव वैलिडिटी है, संज्ञानात्मक वैधता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022-23 में काफ़ी बार बना कि जब हम किसी टॉपिक को समझाने के लिए किसी और चीज़ का उदाहरण देते हैं तो वो क्या होता है, वो किस चीज़ को दर्शाता है। अ टीचर इन वन ऑफ हिज इनिशियल क्लास ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एक शिक्षक है अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में परमाणु की संरचना की तुलना सौर मंडल से की, जिससे विद्यार्थी पूर्व में ही भली भांति जो है प्रचलित है। मतलब सोलर सिस्टम के बारे में उन्हें पहले से ही वो फैमिलियर हैं, वो जानते हैं, और उसके थ्रू क्या कर रही है टीचर जो है उनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वहीं पर समझाने की कोशिश कर रही है। ही कंपेयर मैसिव न्यूक्लियस, जो मैसिव न्यूक्लियस है उसको उसने कंपेयर कर दिया सन से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको कंपेयर कर दिया प्लैनेट से, क्योंकि हमको पता है सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है एटम है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी है, जबकि जो सोलर सिस्टम है वो दिखता है, आपको एटम थोड़ी दिखता है। टीचर उसको ऐसे ही समझाते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन है, आपको इलेक्ट्रॉन कहीं दिख थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो एक इमेजिनेशन है जिसको हम पूरा बना के चलते हैं। अब उसको समझाना है तो टीचर ने क्या करा, एक ऐसा उदाहरण दिया जो बच्चे देखते हैं। तो टीचर ने बताया सन है ना, सन बिल्कुल इस तरह से न्यूक्लियस की तरह काम करेगा, सेम ऐसे एटम में न्यूक्लियस होता है, जैसे सन के इर्द गिर्द प्लैनेट घूमते हैं, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो होते हैं एटम के इर्द गिर्द, एटम में जो है वो घूमते हैं। तो इस तरह से जब दूसरी चीज़ का एग्जांपल लेकर आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो वो किस पेडागोजिकल डिवाइस जो है यहाँ पर टीचर यूज़ कर रही है वो यहाँ पर कहलाता है क्या, वो एनालॉजी है, तुल्य रूपता होती है। शिक्षक कौन से शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का उपयोग कर रही है, वो एनालॉजी का यहाँ पर प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से हमने ये पहला मॉडल टेस्ट पेपर देखा। कैसा लगा आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना आपका स्कोर रहा ये भी बताइएगा। बाकी चैनल से बने रहें।